नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम हरियाणा के हाल और उसके मीडिया कवरेज पर बात करेंगे। अगर किसी खबरिया चैनल, खासकर हिंदी के निजी चैनलों के दिमाग से सोचें तो हरियाणा के भयावह घटनाक्रमों की रपट पेश करते हुए वे कुछ इस प्रकार की हेडिंग लगाते: हरियाणा में महा उपद्रव का महा कवरेज। कुछ लोग, कुछ संगठन और कुछ समाज अतिशयोक्तियों, अतियों और अतिरेकों में जीते हैं। वे असलियत से रूबरू नहीं होते, उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ऐसा करते हुए वे समझते हैं कि सही सिर्फ वे ही हैं। अब देखिए जेएनयू का ही प्रसंग। पूरे विश्वविद्यालय को कैसे रोजाना शराब की हजारों बोतलें गटकने वाले, या 50,000 से ज़्यादा मांस के टुकड़े से निकली हड्डियां बिखेरने वाले, या कि रोजाना 3,000 से ज़्यादा कंडोम इस्तेमाल होने वाले, या फिर हाफिज के पैसे पर पलने वाले देशद्रोही आतंकियों का अड्डा बता दिया गया। कितनी सारी गिरफ्तारियां भी हो गईं, न जाने कितने छात्रों और यहां तक कि जेएनयू कवर करने वाले पत्रकारों तक से पूछताछ की गई, सिर्फ कुछ कथित आपत्तिजनक नारों के लगने के नाम पर। गुजरात में कुछ महीने पहले हरियाणा जैसी तो नहीं, लेकिन खूब धमाचौकड़ी हुई। हिंसक माहौल के बीच एक पाटीदार युवा नेता को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन हरियाणा में जाति पहचान कर दुकानें जलाने वाले, दर्जन भर से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारने वाले, या समाज में विषैला माहौल बनाने वाले, हजारों करोड़ की निजी सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वाले, इनमें किसी का कुछ भी नहीं हुआ। हरियाणा के इन घटनाक्रमों, आंदोलन, उपद्रव और सियासत को हमारे समाज और उससे भी पहले मुख्यधारा मीडिया ने कैसे देखा? अंततः हमारे समाज के ऑब्जर्वेशंस और उसकी धारणा के निर्माण में मीडिया की अहम भूमिका होती है। मीडिया मंथन में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में भाग ले रहे हैं 4 वरिष्ठ लोग हमारे स्टूडियो में हैं। हमारे साथ हैं अंकुश श्रीवास्तव, आप नवोदय टाइम्स के संपादक हैं। हमारे साथ हैं मनीष छिब्बर, जो इंडियन एक्सप्रेस के लीगल अफेयर्स के वरिष्ठ एडिटर हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सतीश देशपांडे, जाने माने समाजशास्त्री हैं देश के। और हमारे साथ हैं स्टूडियो में प्रोफेसर शिवाजी सरकार, वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय तक मीडिया संस्थानों में प्रोफेसर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि चंडीगढ़ से भी, यानी हरियाणा से भी कुछ पत्रकारों को, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को वहाँ के जोड़ा जाए इस कार्यक्रम में। अंकुश श्रीवास्तव, हम शुरुआत आपसे करते हैं बातचीत की। आपने हरियाणा को, पंजाब को बहुत नज़दीक से देखा है, कवर किया है, आप लंबे समय तक वहाँ पोस्टेड थे। जो मीडिया कवरेज हुआ है, 2 तरह का अगर हम आपसे जानना चाहें। एक तो क्षेत्रीय मीडिया में, वहाँ के स्थानीय प्रेस में, टेलीविज़न में, खासकर जो लोकल चैनल्स हैं, और एक राष्ट्रीय। कहीं लगता है कि जिस तरह की बड़ी घटना है, जिस तरह के घटनाक्रम वहाँ दर्ज हुए हैं, उसके हिसाब से कवरेज, उसके हिसाब से समाज में चर्चा, चिंता, शासन में, सिविल सोसाइटी में, क्या आपको लगता है कि हरियाणा सचमुच जो कुछ वहाँ हुआ वो सामने आया है देश के? देखिए, इसको 2 में नहीं बल्कि 3 क्रम में बांटना पड़ेगा। एक क्षेत्रीय पत्रकारिता हुई, क्षेत्रीय अखबार हुए, दूसरा राष्ट्रीय अखबार हुए, और तीसरा जो सबसे गंभीर कवरेज या सबसे ज़्यादा विवादास्पद कवरेज हुई वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हुई। क्षेत्रीय अखबार में तो एक भय और आतंक का मामला था। वहाँ सिर्फ घटना की रिपोर्ट की गई और घटना के साथ ये डर रहा लोगों में कि वो उसकी एनालिसिस बिल्कुल नहीं करें। मैं जानता हूँ और भुक्तभोगी भी एक हद तक हो जाता हूँ वहाँ पर जा कर के, जब ये कहा जाता है या जब बताया जाता है कि इसको हम इस तरीके से करेंगे तो हमारे ऊपर हमले होने की आशंका होगी। राष्ट्रीय अखबार के तौर पर ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर बड़े अखबारों ने हिंदी अंग्रेजी दोनों जगहों पे घटना पे किया और फिर वो उसके एनालिसिस भी करते हुए नज़र आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ज़रूर, जो आपने पहले शब्दों में इस्तेमाल किया, महा कवरेज, और फिर वो आंदोलन का विमर्श उसमें से हट करके सिर्फ एक दंगा का रूप दिखाया गया, और जो मूल मुद्दा था, मूल बातें थीं, वो वहाँ से बिल्कुल हट गईं, और उसके सिर्फ एक जरा सा एक पॉइंट उठा लिया कि जाटों को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और उसमें भी उस पर ज़्यादा विमर्श हुआ कि नहीं मिलना चाहिए और उनको किसी तरीके से विलन साबित कर दिया जाए। मुझे आपत्ति सिर्फ इस बात पर है, कोई भी किसी भी चीज़ को अगर आप देना चाहें या नहीं देना चाहे, संस्था देना चाहे, सरकार देना चाहे, ना देना चाहिए, एक अलग उसका क्रम हो सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्रम होते हैं और उन क्रमों को हमने बिल्कुल नहीं देखा। मनीष, जो सवाल हमने अंकुश से किया, वही सवाल हम आपसे भी करना चाहेंगे, थोड़े से बदले हुए रूप में, कि क्या
जो जेएनयू में जो घटनाक्रम हो रहे थे या उससे जुड़ी बहुत सारी जो कहानियां सामने आ रही थीं, राष्ट्रवाद राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन गया था, देशभक्ति देशद्रोह, ये जो चर्चाएं थीं, क्या इसमें हरियाणा का एक बहुत बड़ा घटनाक्रम, जो मैं समझता हूं कि या कोई भी जो जो समाज को देख रहा है, समाज का हिस्सा है, वो मानेगा कि बहुत सारे जो पिछले 20-25 सालों में बड़े घटनाक्रम हुए हैं, खासकर हिंसक टकराव और इस तरह के समाज को तोड़ने वाले, समाज में विषैला माहौल बनाने वाले, उसमें एक वो भी है, इस तरह की वारदात हुई है। लेकिन क्या कवरेज में कोई कोताही है, कोई कमजोरी है, क्या है इसके पीछे? देखिए, ये तो मैं बिल्कुल आप अपने अखबार का मत केवल वो न जिक्र नहीं, करें। मैं पूरे मीडिया का जिक्र करता हूँ और मैं ये बिल्कुल मान के चलता हूँ और मैं इसमें हम अपना भी दोष मानता हूँ कि शुरू के 1-2 दिन तो हम सब लोग सोए इसलिए रहे कि और इसका एक ये पास्ट एक्सपीरियंस भी है हम लोगों को, जिससे अब धीरे धीरे सबक सीख रहे हैं कि जो मुख्य धारा के न्यूज़पेपर्स हैं और चैनल्स भी हैं, वो दिल्ली क्योंकि राजनीति का एक गढ़ है और नेशनल कैपिटल है, दिल्ली में एक अगर रेप होता है तो हम उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, कई दिन तक उसका फॉलो अप करते हैं। लेकिन हरियाणा, यूपी, हिमाचल और जे.एंड.के वगैरह में अगर कुछ होता है तो उसको इतना ध्यान नहीं देते हरियाणा। लेकिन जो मैं मानता हूँ, जो हमारी अपनी अखबार ने भी किया और कुछ और अखबारों में भी मैंने देखा उन्होंने फॉलो किया, कि एक बार जब हमसे कोताही होगी शुरुआत में, तो लेकिन फिर उसके बाद हमने बहुत कोशिश की कि उस कोताही को, उसको जो गैप था उसको कितना ब्रिज किया जाए, कितना हम काम कर सकते हैं। मैंने खुद अपनी टीम से 4 लोग भेजे। लेकिन इस सारे माहौल में आप एक बात ये भी मान के चलिए, क्योंकि हमने देखा हरियाणा में जो इस बार हुआ, मैं हरियाणा कवर किया हुआ, मैं चंडीगढ़ में 11 साल की मेरी जर्नलिज्म थी, मैंने कभी इतना ऐसा नहीं देखा। छुटपुट एरिया में तो हमको समझ आती है। इस बार पहले दिन मेरी एक महिला रिपोर्टर है, वो गई और उनसे ऐसे उनसे बातें की गई कि आई हैड टू कॉल हर बैक, कि नहीं, मुझे लगा इसकी जान को खतरा और इसको कुछ भी हो सकता है। तो उसमें फिर अगले दिन हमने लड़कों को भेजा। 2 दिन तक हमारे लोग रोहतक नहीं पहुंच पाए और सरकार तो जैसे वहां थी नहीं, बिल्कुल नदारद। हम सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात कर रहे हैं, मंत्रियों से बात कर रहे हैं, वो और एक मिनिस्टर ने तो मुझे यहाँ तक कहा, जिनको मैं 15-20 साल से जानता हूँ, कि वो कहा जब हम अपने घर नहीं जा रहे तो तुमको कहाँ से भेज दें। तो ये आप ये भी देखिए कि जो मैं इनकी बात से, मैं श्रीवास्तव साहब की बात से बिल्कुल मानता हूँ कि जो लोकल लेवल पे पत्रकार है वो तो अपनी जान बचाने को घूम रहा है, और जो दिल्ली से जा रहा है वो तो जा ही नहीं पा रहा है। जब आप एंटर ही नहीं करेंगे तो आप क्या रिपोर्टिंग करेंगे? तो लेकिन जब फाइनली अगर आप देखिए, हमारे जब लड़के गए हैं, हमारे रिपोर्टर्स गए हैं, मेरे को लगता है कि दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। क्या गिरिराज, हम आपसे जानना चाहते हैं, गिरिराज अग्रवाल हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष चंडीगढ़ में हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, बहुत लंबे समय से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तीनों स्टेट कवर करते रहे हैं। गिरिराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं राज्यसभा टेलीविजन के दर्शकों के लिए, खासकर मीडिया मंथन के दर्शकों के लिए, कि क्या जो कुछ हरियाणा में घटित हो रहा था और अखबार जो खासकर स्थानीय रिपोर्टर थे जिनके, या टेलीविजन चैनलों के, क्या उनकी बातें, उनकी रिपोर्ट, उनकी आंखों देखी जो के अनुभव जो थे, क्या वो वाकई साझा नहीं कर पा रहे थे और लोगों से, पाठकों से, दर्शकों से? क्योंकि दर्शकों और पाठकों के सामने जो जा रहा था वो शायद देशभक्ति और देशद्रोह का जो पूरा राष्ट्रीय विमर्श हाल के दिनों में छिड़ा था, उसमें कहीं दबा दिखा। लोगों ने शिद्दत से महसूस नहीं किया कि हरियाणा कितनी बड़ी घटना है। जी, इतनी बड़ी घटना है। मैं इसमें आपको एक ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह का माहौल हरियाणा में बना था आंदोलन के दरमियान, और नहीं, क्या इसको आंदोलन, हम गिरिराज पहले तो यही बताएं आप कि क्या 9 फरवरी को पहली बैठक हुई, जैसा जो मुझे मैंने देखा अखबारों के जरिए, और वहां पर उस बैठक में बहुत सारे नुमाइंदे थे, तब तक वो लग रहा था कि आंदोलन है, लेकिन बाद का जो कुछ घटनाक्रम है, क्या उसको आप आंदोलन कहेंगे? नहीं, उसके बाद का जो घटनाक्रम था वो आंदोलन नहीं, वो उपद्रव था, उसमें हिंसा थी उसमें, और एक जानबूझ करके ऐसा लगा कि किसी के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र था इसमें। क्योंकि आंदोलन की शक्ल कभी ऐसी नहीं हो सकती कि लोगों के घर उजाड़ दिए जाएं, लोगों को मार दिया जाए, संपत्ति लूट ली जाए। ये शक्ल किसी भी आंदोलन की हो नहीं सकती। प्रोफेसर सतीश देशपांडे, हम इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में इसके पूरे समाजशास्त्री पहलू पर बात करेंगे, लेकिन
एक पहलू हम ये समझना चाहते हैं, तो जो ये सामने चीज़ें आई हैं हरियाणा में, जैसा अभी गिरिराज भी कह रहे हैं कि आंदोलन शुरू में लगा कि आंदोलन है, मांग है, कुछ समुदाय सामने है, आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में उसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता। बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं। क्या जो अभी हमारे देश में एग्रेरियन इकॉनमी में जो कृषि अर्थव्यवस्था में जो संकट है, जो गतिरोध है, और जिस तरह कृषि से जुड़े हुए बहुत सारे वर्ग और समाज और समुदाय, जो वर्चस्व की जातियां जिनको माना जाता है, पाटीदार गुजरात में हों या यहाँ पर जाट हों, कापू हों आंध्र प्रदेश में, या मराठा हों महाराष्ट्र में, इन जातियों में लगातार, इन समुदायों में एक बात उठ रही है कि भाई हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण क्या होगा? अब जैसे उदाहरण के तौर पे 19.5 मिलियन रोजगार 1992-93 के दौरान हमारे पब्लिक सेक्टर में था, ये सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन भारत की आबादी उस समय 84-85 करोड़ थी। आज की हालत में 1.2 अरब आबादी है और पब्लिक सेक्टर में नौकरियां सिर्फ 17.6 मिलियन बची हैं। गुजरात जैसा स्टेट जो विकास के पायदान पर ऊपर माना जाता है, वहाँ तो जो परसेंटेज है सरकारी जॉब का 1.18% है कुल रोजगार का। केरल जहाँ अभी भी पब्लिक सेक्टर के पक्ष वाले ज़्यादा हैं, वहाँ 16% के आसपास है। तो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि समाजशास्त्री के तौर पे कि ये जो कुछ हो रहा है उसको एक समाजशास्त्री के तौर पे आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो हमें ये कहना होगा कि आरक्षण को लेकर के हमारी एक तरह से एक सामूहिक आदत बन गई है कि जो भी वर्चस्ववादी गुट होता है, समुदाय होता है समाज में, जिसे लगता है कि राजसत्ता पर उसका कोई अधिकार है, उसकी जब कोई मांग उठती है तो वो आरक्षण की दिशा में बढ़ने लगती है। और ये एक तरह से हमारी आदत बन गई है। एक तरह से ये आदत इसलिए बनी है कि आरक्षण जैसी जो नीति है वो उससे जो लाभान्वित होते हैं वो लंबे समय तक लाभान्वित होते हैं, और ये लाभ ऐसा है जो ठोस लाभ है, इसे कोई आसानी से छीन नहीं सकता और इसे भटकाया नहीं जा सकता। जैसे कई और तरह के कार्यक्रम होते हैं, उनका दूसरे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी उनका दुरुपयोग आरक्षण से कहीं ज़्यादा आसान है। तो इसकी क्योंकि ये ठोस और सफल कार्यक्रम रहा है, इसलिए जो भी समुदाय समझता है कि उसकी राजसत्ता पर कुछ अधिकार है, उसकी राजनीतिक शक्ति है, बल है, तो वो चाहता है कि इसे अपने लिए ले ले। लेकिन दिक्कत हमारी यही है, वही आपने जो कहा, सारी जगह अगर आरक्षण हो जाए, चाहे वो निजी क्षेत्र में भी लागू हो जाए, तब भी हमारे देश की सारी नौकरियों का 2.5%, केवल 2.5% आरक्षण के घेरे में आ सकता है। तो ये किसी और समस्या का हल करे या न करे, कम से कम जीविका के समस्या का हल तो ये नहीं कर पाएगा आरक्षण। मैं फिर आऊँगा प्रोफेसर देशपांडे आपके पास, लेकिन शिवाजी बिल्कुल अंतराल से पहले जाते जाते हम आपसे ये टिप्पणी जरूर चाहेंगे कि आपने एक लेखक, एक पत्रकार के तौर पे जो कुछ घटनाक्रम हरियाणा का देखा है, पढ़ा है, क्या देखते हैं? क्या ये विकास की हमारी पूरी धारणा पर एक हास्य भरी टिप्पणी है, एक आर्तनाद है, एक अट्टहास है? क्या है ये? या सिर्फ इसको आप कहेंगे उपद्रव कुछ लोगों का है, या लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है? क्या है? कहाँ कौन फेल हुआ है? इसको एक जर्नलिस्ट के रूप में क्या बताने में, एक मीडिया पर्सन के रूप में बताने में हम सब फेल किए हैं? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल सही बात आपने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर रहा है। और मेरे ख्याल में जो एडमिनिस्ट्रेशन रही है और लोकल गवर्नमेंट रही हो, उसने इन चीज़ों को पहले से एंटिसिपेट करके जो कदम उठाने चाहे थे वो नहीं कर पाए हैं, चाहे जो भी वजह रही हो। दूसरा चीज़ आपने जो कहा उपद्रव की बात है, और मेरे ख्याल में उपद्रव जो है जिस तरह से किया गया है, सामान्य रूप से, जैसे अभी सभी ने कहा है कि आंदोलन के दौरान इस तरह के उपद्रव सामान्य रूप से नहीं देखे जाए, छोट-मोट घटनाएं ज़रूर कभी बार हो जाती है, पर ऑर्गेनाइज ढंग से जिस तरह से कोने कोने तक शहरों में, गाँव में जिस तरह की घटनाएं हुई वो नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे निश्चित रूप से कोई खास संगठन या जो भी व्यक्ति लोग रहे होंगे, उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया। तीसरी चीज़, मैं एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि जैसे आपने जिक्र किया कापू, मराठा, पाटीदार या यहाँ जाट, जो दबंग जातियाँ हैं जिनकी वर्चस्व है, वो खास करके अगर जाट का अगर ले लें आप, और मंडल कमीशन का रिपोर्ट भी अगर आप देखते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि 90 के दौरान जब मंडल कमीशन ने इसका पूरा जिक्र किया, उसमें उन्होंने कहा कि जाटों को देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने इसकी मांग नहीं की है। तो 90 से लेकर ये जब 25 साल गुजरे हैं, क्या ऐसी सामाजिक स्थितियां हो गई क्या आज वो मांग
इस प्रकार की मांग कर रहे हैं। उसमें हम एक चीज़ जो देख रहे हैं, 90 के बाद से जो हमारी आर्थिक जो विसंगतियां बढ़ी हैं और लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो चीज़ें हुई हैं, उसमें जो बड़ी जातियां रही हैं जी, उनकी भी आमदनी घटी है, खेती से आमदनी घटी है, और खेती जो है खास करके इन दिनों जो है टोटली नेग्लेक्टेड रहा है। और ये सारी जातियां अगर आप देखें कहीं ना कहीं से खेती से जुड़ी हुई रही हैं, और उनके ऊपर समस्याएं जब सबसे ज़्यादा आती हैं तो उनको लगता है कि नौकरी से जो है नियमित आमदनी होती रहती है। तो हमने क्यों ना ऐसी- शिवाजी आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हम एक छोटा अंतराल अभी लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे इस कार्यक्रम में तो हम इसी पहलू पर अब केंद्रित करेंगे अपने सभी मेहमानों से, सिर्फ इसी विषय पर। एक अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतराल से पहले हम जब बात कर रहे थे तो शिवाजी सरकार और प्रोफेसर देशपांडे दोनों इस पूरे घटनाक्रम के जो सामाजिक आर्थिक कनेक्ट हैं, सामाजिक आर्थिक जो इसके कारक हैं, उन पर फोकस कर रहे थे, उन पर केंद्रित कर रहे थे। मैं फिर प्रोफेसर देशपांडे आपसे ये समझने की कोशिश करूँगा अपने दर्शकों के लिए कि क्या जो हमारा मीडिया है, इतना विशाल मीडिया भारत का है, मैं समझता हूँ कि विकसित देशों में भी इतना विशाल मीडिया नहीं है जितना आकार के हिसाब से हमारा है। क्या हम कहीं फेल किए हैं? कि जो सवाल यह नहीं है कि हरियाणा में कितना बड़ा उपद्रव हुआ, इस उपद्रव की विराटता का अभी पता बाहर लोगों को पता नहीं चला है। लोग बता रहे हैं कि 30,000 करोड़, कोई कह रहा है, कोई कह रहा है 18,000 करोड़ का डैमेज हुआ है, कोई कह रहा है इतनी बिल्डिंग बर्बाद हो गई, स्कूल तो वाकई बर्बाद हुए हैं, बहुत सारे मॉल बर्बाद हुए हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा ये कहना है कि जो कृषि से जुड़ा हुआ एक संपन्न या वर्चस्वशाली वर्ग था गांव का, क्या उदारीकरण के बाद, भूमंडलीकरण के दौर के बाद, जिसको हमने अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक उन्नत एक तकनीक या उन्नत स्तर माना था, क्या उससे निराश होकर हर कई राज्यों में बेतहासा परेशान है? क्योंकि वो शहर की तरफ आता है, शहर में उसको उपयुक्त अपने लिए जगह नहीं मिलती है, तो एक नई दुनिया खोज रहा है अपने रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए। वह जो स्थगन है अर्थव्यवस्था का, वो जो एक गतिरोध है अर्थव्यवस्था और समाज का, क्या मीडिया, समाजशास्त्री, एकेडमिया या गवर्नेंस के डिफरेंट एजेंसीज बिल्कुल इस पर अगर जानती हैं तो भी कुछ कर नहीं पा रही हैं? एक तरह का कहीं इग्नोरेंस दिखाई देता है और कहीं नज़रअंदाज करने की एक शैली दिखाई देती है। क्या ये एक बड़ा संकट नहीं है? जी बिल्कुल बड़ा संकट है। हमें इस पे ध्यान देना है कि जिन सारी जातियों का भी जिक्र हुआ, जैसे मराठा हैं, महाराष्ट्र के हैं, कापू हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, पाटीदार गुजरात के हैं और जाट हरियाणा के हैं, ये सारे राज्य हमारे विकसित राज्यों में गिने जाते हैं। और ये सारे समुदाय भी वर्चस्ववादी समुदाय हैं और ये सारे के सारे एक तरह से कृषि पर आधारित हैं। एक तथ्य और भी हमें याद रखना है कि हरियाणा का नंबर 2 पर उसका स्थान है नगरीकरण में, शहरीकरण में, अर्बनाइजेशन। बताइए। तमिलनाडु के बाद इसका नंबर 2 इसका स्थान है। तो हमें ये मान लेना कि मतलब ये मालदा नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये किसी दूर दराज जो रिमोट विलेज कहते हैं ना, रिमोट विलेज नाम की अब कोई चीज़ रह नहीं गई है हमारे देश में। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है, ये हमसे बहुत दूर हो और ये हमारे समझ में ना आने वाली हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो ये हो रहा है कि हम आदतन समस्या हमारी जो भी हो, हम इसका हल देखते हैं, 2 या 3 हमारे पास रास्ते दिखते हैं। तो ये आपने जो कहा है बिल्कुल सही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी राजनीतिक भाषा लगभग लुप्त हो गई है और हमें यह लगने लगा है कि अर्थव्यवस्था लगभग एक कुदरती चीज़ बन गई है अब, जिसका उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो चूंकि लोग अपने आक्रोश को, जीविका को लेकर के जो आक्रोश है, और ये मौलिक तौर पर आर्थिक आक्रोश है, इस आक्रोश को वो सामाजिक जरिया देते हैं, यानी उसका सामाजिक उस पर चोगा पहनाते हैं। तो ये एक तरह से उनकी गलती नहीं है, उन्हें ये आभास हो रहा है कि अर्थव्यवस्था हमारे काबू से बाहर जा चुकी है, जबकि राजसत्ता पर हमारा शायद कुछ अभी बल चले। तो इसलिए वो उन चीज़ों पर जोर दे रहे हैं जो राजसत्ता कर सकती है। लेकिन यहाँ विडंबना ये है कि राजसत्ता मात्र से ये जो उनकी जो समस्याएं हैं वो हल नहीं होंगी। मनीष, क्या जो अगर हम इसको टेलीविज़न की भाषा में कहें कि ये टीआरपी का जो पॉपुलिज्म या लोकप्रियतावाद कहें, अगर टेलीविज़न के हिसाब से कहें तो,
और प्रिंट में भी उसका असर दिखता है। कहीं हम बड़े सवालों को अपने समाज के बिल्कुल हाशिए पर नहीं डाल रहे हैं मीडिया में, और हम केवल उन चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं जिनसे कुछ मसाला मिलता रहे, लोग खुश होते रहें, या लोग अंधकार में डूबते रहें अज्ञान के, या लोग अपने अपने ढंग से हम फुसलाते उनको रहें, वो जी बहलाते रहें, और सच जो है वो कहीं ना कहीं कटता रहे रोज। देखिए, मैं बिल्कुल इस बात को मान के चलता हूँ कि ये जो आपने कहा बिल्कुल 100% सच है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि हम दिल्ली के बाहर जाना ही नहीं चाहते हैं। हम लोग, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हालांकि आपका अखबार बेहतरीन रिपोर्टिंग किया है इस मामले में भी, और खासकर जो मतलब मुझे कहना चाहिए, क्यों नहीं कहना चाहिए, जो अखबार बेहतर कर रहे हैं, जिस तरह के विश्लेषण आए हैं आपके अखबार में, बहुत सारे लोगों ने लिखा है, वो मैं समझता हूं कि हिंदी अखबारों में वो बहुत कम दिखा, जबकि हिंदी अखबारों में और दिखना चाहिए था। इसकी वजह यह है कि आज से 1.5-2 साल पहले हम लोगों ने एक आपस में बैठ के ये सोचा कि दिल्ली तो सब कवर कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर कौन देख रहा है। देखिए, अब हमारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में एक रिपोर्टर बिठाएं। हिंदी अखबारों ने रखा है, कई हिंदी अखबारों ने, क्योंकि पे कम करते हैं, हम लोग इतना वो भी नहीं है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। हम लोगों ने क्या किया है कि हमने अपने रिपोर्टर्स को कहा है आप ट्रैवल करें। हम मनीष फिर आपके पास आएंगे। हम जरा एक बार गिरिराज से पूछते हैं कि वाकई वहां की रिपोर्टिंग कैसी हुई है, खासकर हिंदी अखबारों की। गिरिराज, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी। मैं मनीष अभी बात कह रहे हैं कि रिसोर्सेज की, कि आई मीन न्यूज़ गैदरिंग में जो समस्याएं आती हैं मीडिया में आजकल, हम ये समझना चाहते हैं कि जो चंडीगढ़ के अखबार हैं, जो रोहतक के अखबार हैं, जो पानीपत से निकलते हैं, या इस तरह की जो पूरे एडिशंस के आपके यहाँ तो श्रृंखला है, खासकर जागरण की, अमर उजाला की और भास्कर की, इन अखबारों ने इस पूरे प्रकरण को केवल घटना के तौर पे लिया, या घटना के तह में भी जाने की कोशिश की कि ये जो विस्फोटक स्थितियां पैदा हुई हैं उसके पीछे कहानी क्या है? नहीं, देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे उपद्रव में मैंने और भी बहुत सारे आंदोलन कवर किए हैं जी। इसमें जो रिपोर्टिंग हुई है मीडिया में, उन्होंने, हर आदमी ने, हर रिपोर्टर साथी ने अपना 100% देने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए थे वहाँ, जो, और वहाँ पे वो अपनी जान पे भी खेल करके गए हैं। कई रिपोर्टर्स के आपको कहानियां मिलेंगी, 1-2 रिपोर्टर्स की मिलेंगी जिनको उतार दिया गया है, जिनकी बाइक को आग लगा दी गई, जिनके कैमरे तोड़ दिए गए, जिनको मारा पीटा गया वो। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया और हर घटना को जाकर के अपनी तरफ से कवर करने की पूरी कोशिश की इसमें। क्योंकि वहाँ पुलिस प्रशासन का कोई सहयोग नहीं था, पुलिस प्रशासन बजाय मीडिया के, पुलिस प्रशासन उपद्रवियों के सहयोग में लगा रहा, एडमिनिस्ट्रेशन उपद्रवियों के सहयोग में लगा रहा। उस स्थिति में मीडिया कर्मी क्या करें उसमें? जी, मैं एक बात देखा, अभी फुटेज देख रहा था टेलीविजन की, उसमें अकू, आर्मी को जब चलते हुए मैंने देखा, शायद मैं कश्मीर भी कवर किया हूँ, नॉर्थ ईस्ट भी कवर किया हूँ, मैंने पहली बार देखा आर्मी बोर्ड लगाकर चल रही थी, एक पट्टी आर्मी की। हाँ। ये क्या है, इसको कैसे? ये आर्मी की पहचान का वो है। देखिए, लोगों का जब गुस्सा बिल्कुल विस्फोट की तरह रूप ले रहा हो और लोगों को ये बताना पड़े कि हम कौन है, आर्मी ऐसी चीज को ये बताना पड़े कि हम कौन है, हम पे कोई वो मत करना, हम शांत करने आए हैं, मुझे लगता है ये सिर्फ इंगित करने का। शिवाजी, क्या इस पूरे जो हरियाणा का, इसको आप जो भी कह लें, मैं इसके लिए कोई शब्द देने से अभी परहेज करता हूँ, शायद कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्ट सामने आ रहे हैं कि ये आंदोलन था, ये उफान था, ये उपद्रव था, ये क्या था और क्यों था, इसके पीछे क्या, कौन लोग थे। लेकिन क्या आपको लगता है कि मीडिया को इसकी जिस तरह की, खासकर राष्ट्रीय जो मीडिया है, उसको जिस तरह इसकी शल्य चिकित्सा करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई? नहीं, आपने जो कहा सही कहा, बिल्कुल। तो मैं एक चीज़ और कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस देश में कोई न राष्ट्रीय अखबार है, न कोई राष्ट्रीय चैनल है। कुछ सरकारी चैनलों को छोड़ दीजिए, जिसमें आपका चैनल भी है, बाकी कोई भी चैनल जो है वो राष्ट्रीय कहना मेरे ख्याल में सही नहीं है। वो हर जगह के, दिल्ली के हैं तो दिल्ली के लोकल चैनल हैं, कुछ एक चैनल जो है मुंबई से जो चलते हैं, मुंबई के लोकल चैनल की तरह ही बिहेव करते हैं, तो इसलिए राष्ट्रीय चैनल वो नहीं है। और दूसरा एक चीज़ और हुआ है पिछले कुछ सालों में, पहले हमारे देश में कई संवाद संस्थाएं होती थी, न्यूज एजेंसीज होते थे, जिनकी पैठ गांव-गांव तक होती थी, उनके स्ट्रिंगर्स होते थे और वहाँ से खबरें आती थी और खबरों की श्रृंखला जो है वो पूरे देश में जाती थी। अब वो जो संस्थाएं हैं
उसमें जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। और उस प्रकार से जो शिवाजी, इस संवाद को हम आगे भी जारी रख सकते हैं, लेकिन हम सतीश देशपांडे, हम फिर एक बार आपकी तरफ लौटना चाहेंगे। हम ये समझना चाहते हैं कि हाल के दिनों में जो पूरा विमर्श उभर कर सामने आया है, चाहे वो समाज में हो या कैंपसेज में हो, मीडिया में, मीडिया के कारण पूरे समाज का वो डोमिनेंट डिस्कोर्स बन गया। देशभक्ति, देशद्रोह, कौन राष्ट्रवादी है वो नारे लगाता है तो राष्ट्र विरोधी हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, क्या खाएगा तो क्या हो जाएगा, कैसा पिएगा तो क्या हो जाएगा। क्या ये एक बहुत ही मिथ्या किस्म का एक की ये पूरी संरचना थी, एक अजीब तरह का माहौल पैदा हुआ जिसमें कि हरियाणा जैसा बड़ा प्रश्न, विराट जो चुनौती है हमारे लोकतंत्र के लिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था से जुड़ी है, समाज से जुड़ी है और पूरे तंत्र की फंक्शनिंग से जुड़ी है, ये दब गई। और इसको हम इसको फोकस भी नहीं कर पाए, हम सब लोग, यानी समाज के जितने प्रबुद्ध कहे जाने वाले वर्ग हैं जी, जी, बिल्कुल। हरियाणा में जो हुआ, उसे जो भी हम नाम दें बाद में, वो आपको साफ दर्शाता है कि जिस तरह के तमगे या लेबल से हम आजकल काम ले रहे हैं, देशभक्त या देशद्रोही, आप इन लेबलों के साथ हरियाणा अगर जाएंगे तो क्या समझ में आएगा आपको? वहाँ कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है? जो समस्या आपके सामने है वो ये उसके विश्लेषण के लिए इस तरह के अति सरलीकृत, अतिरेकी तमगे या लेबल काम नहीं आएंगे। ये विश्लेषण का नहीं, ये तो वार करने के लिए, प्रहार करने के एक हथियार हैं, सोचने के औजार नहीं है। और हमारे यहाँ आज बहुत सख्त ज़रूरत है सबके लिए, चाहे वो किसी भी तबके के हों, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, सबके लिए ज़रूरी है कि वह सोचें। लेकिन क्या मनीष, जो डोमिनेंट जो शक्तियां समाज की हैं, क्या वो ये तो नहीं, ऐसा तो नहीं चाहती कि वो लोग सोचना बंद कर दें? क्योंकि जो गाड़ी फंसी हुई है हमारी व्यवस्था की या हमारे डेवलपमेंट की, वो गाड़ी यहीं फंसी है कि देहात के लोग, गांव के लोग जो हिस्सेदारी चाहते हैं विकास में, उनको मिल नहीं रही है। जो जमीन से जुड़ा आदमी है वो जमीन और खेती बाड़ी से पूरी तरह निराश हो चुका है, उसको अलाभकारी लगने लगा है। मध्य वर्ग की चमकती दुनिया उसको ज़्यादा बेहतर लगने लगी है और हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम का मतलब व्यवस्था के संचालक, चाहे वो जो हो, सरकार में हो या विपक्ष में हो या विभिन्न आयोगों में हो। तो क्या ये जो प्रश्न है वो कहीं ना कहीं चुनौती? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आप देखिए, उन्होंने जो एग्रीकल्चर है इस पे एक नेशनल डिबेट कब हुई? आखिरी बार पार्लियामेंट में कब ये इशू डिस्कस हुआ? सूखा डिस्कस हुआ कुछ और। किसी ने आज तक, किसी सरकार ने, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है, और प्राइम मिनिस्टर भी स्पीच में एग्रीकल्चर की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, लेकिन किसान के लिए आपने क्या किया? लेकिन मीडिया कहाँ इसमें खड़ा है? मीडिया की तो सबसे बड़ी भूमिका है, क्योंकि मीडिया, मैंने आपको पहले ही बोला और मैं इसमें अपने को भी जिम्मेवार मानता हूं, हम दिल्ली के बाहर सोचना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि मेरा जो अखबार है वो ज्यादा दिल्ली में बिक रहा है, इसलिए मैं दिल्ली में फैशन शो कहाँ हो रहा है उसको कवर कर रहा हूं। गुजरात में एक गांव में 2 लड़कियों ने अगर कुछ उनके साथ रेप हो गया, मैं कवर करने नहीं जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा अखबार गुजरात में कोई नहीं पढ़ रहा है। हम इस बहस को चाहते हैं कि और जारी रहे, लेकिन हमारी सीमा है, हमारे पास वक्त नहीं है, खासकर आज की चर्चा के लिए। हम चाहते हैं कि ये बहस स्टूडियो तक सीमित न रहे। मीडिया का एक बड़ा रोल है, जो मीडिया कहीं ना कहीं उसे मिस कर रहा है, क्योंकि हम जिस तरह की खबरों के पीछे भाग रहे हैं वो पूरे भारत की खबरें नहीं हैं। भारत की खबरों के साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। इसी दुख, तकलीफ के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।